आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी और आज हम लेक्चर नंबर 12 में न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं न्यूक्लियस से। सबसे पहले न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस करते हैं कि न्यूक्लियस क्या चीज़ है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और यही जेनेटिक मटेरियल सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ सेल की हेरिडिटी को भी कंट्रोल करता है। यानी पेरेंट सेल में जो कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं उनको ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट करना, उनको ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करना, ये भी न्यूक्लियस का काम है। साइड पे आप लोग देख सकते हैं ये न्यूक्लियस का जनरल स्ट्रक्चर है। ये डबल मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। ये न्यूक्लियोलस है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन कहलाते हैं और ये पोर्स हैं जिनको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है और इन पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर का जो एनवायरनमेंट है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और बाहर जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, इन पोर्स के थ्रू न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के साथ कम्युनिकेट करता है। एटिमोलॉजी। न्यूक्लियस का टर्म लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है जो कि कोर को कहते हैं, सेंट्रल पार्ट को कहते हैं। चूंकि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, ये सेल का सेंटर होता है, यहाँ से सेल के तमाम फंक्शंस कंट्रोल किए जाते हैं, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। हिस्ट्री। न्यूक्लियस को सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवनहोक ने साल्मोन फिश के रेड ब्लड सेल्स में ऑब्जर्व किया था और उसने इसको ल्यूमेन का नाम दिया था। उसके बाद थोड़ी बहुत डिटेल फ्रांसबार ने 1804 में पेश की थी और उसके बाद ज़्यादा डिटेल 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड्स पर काम करते हुए पेश की। रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड सेल में ओपेक एरिया देखा जिसको उसने एरोवेला या न्यूक्लियस का नाम दिया। उसके बाद 1838 में मैथियस शेल्डन ने एक कंसेप्ट पेश किया। उस कंसेप्ट के मुताबिक जितनी भी सेल्स हैं वो न्यूक्लियस से जनरेट होते हैं। इस वजह से उसने न्यूक्लियस को साइटोब्लास्ट कहा। साइटो फॉर सेल, ब्लास्ट फॉर बिल्डर। यानी इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस साइटोब्लास्ट है, न्यूक्लियस सेल बिल्डर है, न्यूक्लियस से सेल्स बनते हैं, न्यूक्लियस से सेल जनरेट होते हैं। उसके बाद रॉबर्ट रेमक और रोडोल्फ वर्कोफ ने 1852 और 1855 में ये कंसेप्ट पेश किया कि जितने भी सेल्स हैं वो सेल से एराइज होते हैं, यानी ओल्ड सेल से नीव सेल एराइज होते हैं। इसके साथ साथ मैथियस शेल्डन का जो कंसेप्ट है वो कंट्राडिक्ट हो गया, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके मुताबिक न्यूक्लियस से सेल्स बनते हैं और इस कंसेप्ट के मुताबिक सेल से सेल्स बनते हैं। उसके बाद ऑस्कर हर्टविग ने एक और कंसेप्ट पेश किया जब वो सीअर्कन AX पर काम कर रहा था। उसने कहा कि स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये जो सेल बन जाता है स्पर्म और एग के फ्यूजन से, ये सेल नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। इस सेल से और सेल्स बनते हैं। इसके साथ साथ हर्टविग ने न्यूक्लियस के हेरिडिटी रोल को भी डिस्कवर किया। उसके मुताबिक स्पर्म सेल्स और एग सेल्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं और ये क्या है, ये हेरिडिटी का फेनामिना है। अक्रेंस। न्यूक्लियस यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिस तरह के मेच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स और प्लांट्स में सीड ट्यूब जिनमें
न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। पोजीशन, नॉर्मली एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है और प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरी में मौजूद होता है। पेरिफेरी में इसलिए या साइड में इसलिए क्योंकि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है जो कि सेंटर में मौजूद होता है और इसकी वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ पुश किया जाता है। नंबर की बुनियाद पर हमारे पास 4 टाइप्स के सेल्स हैं। एक है एन्यूक्लिएटेड, जिसमें कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसकी एग्जांपल है मैच्योर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। और एक है मोनोन्यूक्लिएटेड, जिनमें एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, लाइक फॉर एग्जांपल वाइट ब्लड सेल। और तीसरी टाइप है बाइन्यूक्लिएटेड, जिसमें 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, जिस तरह के एबनॉर्मल कैंसरस सेल्स हो गए और पैरामीशियम हो गया। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, जिस तरह के मसल सेल हो गए और फंजाई के सेल्स हो गए। साइज, न्यूक्लियस 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक डायमीटर में होता है और स्मॉलेस्ट जो न्यूक्लियस है ये ईस्ट को रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी डायमीटर 1 माइक्रोमीटर होती है। एनिमल सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनेली जो है वो न्यूक्लियस है और प्लांट सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट है। वॉल्यूम, न्यूक्लियस तकरीबन 10% सेल के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है, फिल करता है। शेप, न्यूक्लियस का शेप यूजुअली स्फेरिकल होता है, गोल होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिस तरह के ल्यूकोसाइट्स हो गए जिनमें न्यूक्लियस इरेगुलर होता है। स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के 4 मेन पार्ट्स हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और चौथा है क्रोमोसोम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है न्यूक्लियर एनवेलप, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये है क्रोमेटिन मटेरियल या फिर ये कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है, ये है न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईपीआर के साथ कंटिन्यूअस होता है, ईपीआर के साथ कनेक्टेड होता है। ये मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन से बना होता है। इस मेम्ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, एक को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है जो न्यूक्लियस के अंदर की तरफ होता है और दूसरे को आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है जो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ होता है। इनर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन लाइपोप्रोटीन है और इसकी थिकनेस 5 से लेकर 10 नैनोमीटर तक है और इनर मेम्ब्रेन को इनसाइड से या अंदर की तरफ से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ने कवर किया होता है, लाइन किया होता है, जिसको न्यूक्लियर लेमिना कहा जाता है। तो न्यूक्लियर लेमिना का क्या है? न्यूक्लियर लेमिना प्रोटीन का मेशवर्क है, प्रोटीन का नेटवर्क है, प्रोटीन का जाल है जो कि इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस की तरफ होता है और ये न्यूक्लियर लेमिना स्केलेटल नेटवर्क को बनाता है। सिल्क न्यूक्लियस के अंदर जो स्केलेटन होता है, जो थ्रेड लाइक स्केलेटन होता है, वो ये न्यूक्लियर लेमिना बनाता है और इसके साथ साथ ये न्यूक्लियर लेमिना क्रोमेटिन को न्यूक्लियर एनवेलप में एंकर करता है। कंपोजिशन, न्यूक्लियर लेमिना 2 मेन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, एक को लेमीन कहा जाता है और दूसरा है न्यूक्लियर लेमीन एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। यहां पे आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, ये ग्रीन जो स्ट्रक्चर्स हैं ये लेमीन हैं और ये प्रोटीन्स हैं, ये सारे प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियर लेमीन एसोसिएटेड प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स लेमीन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में
एंकर करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो येलो कलर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्रोमेटिन मटेरियल कहलाता है। और ये क्रोमेटिन मटेरियल लेमिन के साथ, न्यूक्लियर लेमिन के थ्रू कनेक्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। तो लेमिन क्या है? लेमिन फाइब्रस प्रोटीन से बना होता है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, थ्रेड लाइक नेटवर्क बनाता है, जाल बनाता है। इसकी थिकनेस 20 से लेकर 100 नैनोमीटर तक होती है। और लेमिन का, न्यूक्लियर लेमिन का दूसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियर लेमिन एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और ये वो प्रोटीन है जो लेमिन को कनेक्ट करता है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, और इसके साथ साथ क्रोमेटिन मटेरियल को कनेक्ट करता है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। न्यूक्लियर लेमिना का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियर लेमिना के चंद इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिनमें सबसे पहला है क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ये डीएनए और प्रोटीन किस तरह अरेंज होकर क्रोमेटिन मटेरियल बनाते हैं, ये फंक्शन न्यूक्लियर लेमिना कंट्रोल करता है। सेल साइकिल रेगुलेशन, सेल साइकिल को इनिशिएट करना, सेल साइकिल के इनिशिएशन को सिग्नल करना, और इसके साथ साथ सेल साइकिल की टर्मिनेशन को सिग्नल करना, ये न्यूक्लियर लेमिना का काम है। और इसके साथ साथ ये डीएनए रिप्लिकेशन में भी रोल प्ले करता है। ये डीएनए रिप्लिकेशन में जो एलंगेशन फेज है, इसको सिग्नल करता है। और इसके साथ साथ अगर डीएनए में म्यूटेशन आ जाए, डीएनए में कोई न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो वो रिपेयर भी ये न्यूक्लियर लेमिना सिग्नल करता है। और इसके साथ साथ एपोप्टोसिस या सेलुलर सुसाइड यानी सेल का डिसइंटीग्रेट होना, ये भी न्यूक्लियर लेमिना सिग्नल करता है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के बाद है आउटर मेम्ब्रेन, जो कि बाहर की तरफ आता है, और इसकी थिकनेस भी 5 से लेकर 10 नैनोमीटर तक होती है। और ये मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस के अंदर कुछ पोर्स मौजूद होते हैं, और इन पोर्स का काम ये होता है कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करते हैं। इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। ये क्या है? ये न्यूक्लियर पोर है। और जो प्रोटीन न्यूक्लियर पोर को कवर करते हैं, न्यूक्लियर पोर को लाइन करते हैं, न्यूक्लियर पोर को इनसर्कल करते हैं, उन प्रोटीन को न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, या न्यूक्लियोपोरीन भी कहा जाता है। न्यूक्लियोपोरीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि न्यूक्लियर पोर को बनाते हैं। और इन न्यूक्लियोपोरीन या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो कि न्यूक्लियर पोर बनाते हैं, इनमें प्रोटीन की तादाद 30 से लेकर 40 तक होती है। न्यूक्लियर पोर की डायमीटर 10 से लेकर 100 नैनोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। और न्यूक्लियर पोर का जो वेट है, ये 50 से लेकर 100 मिलियन डाल्टन तक होता है। और न्यूक्लियर पोर का जो नंबर है, न्यूक्लियर पोर की तादाद जो है, ये वेरी करती है, डिफरेंट होती है डिफरेंट सेल में, और ये डिपेंड करती है सेल के एक्टिविटी पर। अगर एक सेल ज़्यादा एक्टिव होता है तो उसमें न्यूक्लियर पोर ज़्यादा होते हैं, और अगर एक सेल मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव होता है तो उसमें न्यूक्लियर पोर कम होते हैं। और ह्यूमन में नॉर्मली 100 से लेकर 1000 तक न्यूक्लियर पोर मौजूद होते हैं, जिस तरह के मेमेलियन सेल्स में 3000 से लेकर 400
4000 3000 से लेकर 4000 तक भी कुछ सेल्स में न्यूक्लियर पोर मौजूद हो सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है जो कि प्रोटीन से बना होता है और लाइन करता है न्यूक्लियर पोर को। ये साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट है और ये न्यूक्लियर रिंग है। ये रिंग न्यूक्लियस की तरफ होती है, इसलिए इसको न्यूक्लियर रिंग कहते हैं। और ये रिंग साइटोप्लाज्म की तरफ होती है, इसको साइटोप्लाज्मिक रिंग कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर के थ्रू न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के साथ कम्युनिकेट करता है। न्यूक्लियस से अंदर मटेरियल साइटोप्लाज्म में जाते हैं और साइटोप्लाज्म से मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। तो न्यूक्लियर पोर का काम ये होता है कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन के अमल को जारी रखता है। जिस तरह के मैसेंजर आरएनए जो कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू होती है। और इसी तरह हिस्टोन प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आते हैं, ये भी न्यूक्लियर पोर के थ्रू आते हैं। न्यूक्लियस का दूसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर शेप भी कहा जाता है, इसको कैरियोप्लाज्म भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसको कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है। डिफिनीशन, ये ट्रांसपेरेंट, सेमी सॉलिड और जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। कंपोजिशन, कैरियोप्लाज्म न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स जो कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन होते हैं, एंजाइम्स जो कि डीएनए, आरएनए पॉलीमरेजेस, एनएडी सिंथेटेजेस एटसेट्रा, इसके साथ साथ लिपिड्स और मिनरल्स भी न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर तीसरा जो मेन कंपोनेंट है वो क्रोमेटिन फाइबर है। क्रोमेटिन फाइबर क्या है? क्रोमेटिन फाइबर थ्रेड लाइक, कॉइल्ड और एलंगेटेड स्ट्रक्चर होती है जो कि डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है। क्रोमेटिन फाइबर के दो पार्ट्स हैं, एक को हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है और इसको यूक्रोमेटिन कहा जाता है। हेटेरोक्रोमेटिन क्रोमेटिन का वो पोर्शन होता है जो कि हाईली कंडेंस्ड होता है और ये जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। इससे कोई भी मैसेंजर आरएनए नहीं बनती और इसके जो जीन्स हैं ये ट्रांसक्राइब नहीं होते। और इसके साथ साथ यूक्रोमेटिन क्रोमेटिन का वो पोर्शन है जो कि डिफ्यूज्ड होता है, पहला होता है और ये जेनेटिकली एक्टिव होता है। इस पोर्शन के जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पॉसिबल होती है। ये आप लोग देख सकते हैं क्रोमेटिन फाइबर, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको क्रोमेटिन फाइबर्स कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर चौथा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस स्फेरिकल और एमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनी होती है। न्यूक्लियोलस को सबसे पहले इटालियन साइंटिस्ट फेलाइस फोंताना ने डिस्कवर किया था ईल सेल्स में 1774 में और उसके बाद 1964 में जॉन गॉर्डन और डोनाल्ड ब्राउन ने न्यूक्लियोलस को जीनोपस लीवस यानी अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग के एग्स से डिस्कवर किया था। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये बॉल लाइक पिंक शेप स्ट्रक्चर जो है इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ऑरिजिन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से बनता है? न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम के न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जिसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, उससे बनता है।
न्यूक्लियोलस की डायमीटर 0.2 से लेकर 3.5 माइक्रोमीटर तक होती है। न्यूक्लियोलस का शेप स्फेरिकल होता है और न्यूक्लियोलस राउंड अबाउट 25% न्यूक्लियस के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। न्यूक्लियोलस में आरएनए और प्रोटीन मेजर पोर्शन में मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ डीएनए भी मौजूद होती है। नंबर, न्यूक्लियोलस यूजुअली सेल के अंदर एक होती है, लेकिन कभी कभार 2, 3 या 4 भी हो सकती है। पोजीशन, एक्सेंट्रिक, न्यूक्लियोलस इज यूजुअली लोकेटेड एट द पेरिफेरी ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोलस सेल के एक साइड पे मौजूद होती है। स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस के 3 मेन रीजन्स होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक है फेब्रिलर सेंटर, दूसरा है डेंस फेब्रिलर कंपोनेंट्स और तीसरा है ग्रेन्युलर कंपोनेंट। फेब्रिलर सेंटर न्यूक्लियोलस का वो पोर्शन होता है जिसके अंदर वो एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनके थ्रू ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस मुकम्मल होता है, जिनके थ्रू ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस अकर होता है। इस सेंटर को फेब्रिलर सेंटर कहा जाता है और ये ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से होती है और ये जो आरएनए बनती है, ये जो ट्रांसक्रिप्ट बनता है डीएनए से आरएनए, इसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। दूसरा कंपोनेंट है डेंस फेब्रिलर कंपोनेंट और इसका काम ये होता है कि ये आरएनए की स्प्लाइसिंग करता है, यानी आरएनए की मैच्योरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। आरएनए की मैच्योरेशन, आरएनए को हेड और टेल लगाना इस कंपोनेंट का हिस्सा है। तीसरा कंपोनेंट है ग्रेन्युलर कंपोनेंट। इस कंपोनेंट का काम ये होता है कि ये राइबोसोम को असेंबल करते हैं। राइबोसोम में जो आरएनए मौजूद होती है, राइबोसोम के जो 2 सब यूनिट्स हैं, लार्ज और स्मॉल, इनको असेंबल करता है, इनको कंबाइन करता है और राइबोसोम बनाता है। ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म का एरिया है और ये फेब्रिलर सेंटर है, वो सेंटर जहाँ पे डीएनए से आरएनए बनती है। और ये डेंस फेब्रिलर कंपोनेंट वो सेंटर है जहाँ पे आरएनए की स्प्लाइसिंग या आरएनए की मैच्योरेशन होती है। और ये ग्रेन्युलर कंपोनेंट, ये वो कंपोनेंट है जहाँ पे राइबोसोम की असेंबली होती है, राइबोसोम के कंपोनेंट्स कंबाइन होके राइबोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोलस का फंक्शन, न्यूक्लियोलस का जो साइकिल है, न्यूक्लियोलस प्रोफेज में डिसअपियर हो जाता है और टीलोफेज में ये रीअपियर हो जाता है। जब सेल डिवीजन होती है, मेटासिस या मियासिस होती है, तो प्रोफेज में न्यूक्लियोलस खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है और फिर टीलोफेज में न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलस का फंक्शन, न्यूक्लियोलस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये राइबोसोम्स को बनाता है। इसके बाद है न्यूक्लियस के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन। न्यूक्लियस को कमांड सेंटर कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से जितने भी सेल के रिएक्शंस हैं, सेल में जितने भी प्रोसेसेस अकर होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर से कंट्रोल किए जाते हैं। उनको न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स की डीएनए है वो कंट्रोल करती है। न्यूक्लियस का दूसरा फंक्शन ये है कि ये सेल के ग्रोथ और डिवीजन को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस का तीसरा फंक्शन ये है कि ये आरएनए, डीएनए और राइबोसोम को स्टोर करती है। न्यूक्लियस हेरिडिटी न्यूक्लियस का
एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये हाउस करता है हेरिडिटरी मटेरियल यानी क्रोमोसोम को। इसके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है और ये हेरिडिटरी मटेरियल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसफर करती है। राइबोसोम सिंथेसिस, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस भी होता है और ये स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद न्यूक्लियस के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। न्यूक्लियस को सबसे पहले एंथोनी वॉन लीवनहोक ने साल्मोन फिश के रेड ब्लड सेल्स में डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस का जो हेरिडिटी रोल है इसको हर्टवेग ने डिस्कवर किया था। पैरामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बाइन्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसके अंदर 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्मॉलेस्ट न्यूक्लिएटेड सेल इज मशरूम, एल्गी, मॉसेस या फिर ईस्ट। स्मॉलेस्ट न्यूक्लिएटेड सेल की एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद साकिब से सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ कमेंट्स भी कीजिए।